नमस्कार मित्रों, मैं हूँ एस डी मनीष। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉलिटी में बात की थी और पॉलिटी पे समझा था कुछ कॉन्सेप्ट्स। राष्ट्रपति पर हमारी चर्चा हो चुकी है, उपराष्ट्रपति पर चर्चा हो चुकी है और साथ में इनसे संबंधित जो सवाल पूछे गए हमारी यूपी पीसीएस में, उन पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। और सॉरी गाइस, चुनाव का कार्यक्रम था इसलिए पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अपने चुनाव के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, किसी दिन जब फुर्सत के थोड़ा लम्हे होंगे। तो चलिए आज कुछ पढ़ाई कर लेते हैं आगे। तो अब जो हमारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उधर तो हमने समाप्त कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये भारत की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के शासन व्यवस्था के 3 पिलर हैं। पहला लेजिस्लेशन, जो विधायिका जिसको कहते हैं, जो हमारे लिए कानून वगैरह बनाता है। संसद हो गई, राज्य विधान परिषद हो गई, विधान पालिका हो गई, सॉरी विधानमंडल हो गया राज्य का। एक कार्यपालिका हो गई एग्जीक्यूटिव, जो इन सबको हमारे लिए व्यवस्थित करता है। और एक न्यायपालिका हो गई, ठीक है ना, जो न्याय की बात करता है। और चौथे स्तंभ की बात की जाती है मीडिया, ठीक है। तो आपसे कभी ऐसे वगैरह पूछता है मीडिया एक चौथे स्तंभ कैसे है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं। भारत में कार्यपालिका, तो हम इनको किन चीज़ों के अंतर्गत समझेंगे। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कार्यपालिका की अवधारणा आई कैसे, क्या है, ठीक है ना। ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कार्यपालिका का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, कार्यपालिका से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान, यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। और फिर कार्यपालिका की संरचना, त्रिस्तरीय संगठन क्या है, और कार्यपालिका में सम्मिलित मतलब सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है। कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद है, ठीक है, जिसको थोड़ा संवैधानिक भाषा में कार्यपालिका बोल रहे हैं। और कार्यपालिका की निश्चित पदावधि क्या है और इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा नजर डालेंगे अपने यूपी पीसीएस को फोकस में रखते हुए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने आपसे बात कही कार्यपालिका की अवधारणा कहाँ से आई, तो देखिए कार्यपालिका का आशय सरकार के एक अंग से होता है, ठीक है। सरकार का एक ऐसा अंग जो कानून और नीतियों को लागू करता है, ठीक है ना। विधायिका हमारे लिए कानून बनाता है, जैसे संसद में कोई बिल आया, कानून बना, तो उसको लागू कौन करवाता है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव में लगे हुए कार्यपालिका मतलब मंत्रियों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, फिर नीचे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वो जन जन तक उसकी योजना पहुंचती है। कार्यपालिका के कार्यों के आधार पर उसे हमने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका के रूप में बांटकर देखा जा सकता है। अब राजनीतिक का मतलब क्या है, राजनीतिक मीन्स मंत्री वगैरह, और प्रशासनिक मीन्स जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे आ, जो आईएएस पीसीएस और बाबू वगैरह, जिनके माध्यम से कार्य कराया जाता है, ठीक है। तो कार भारत में राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आप यहाँ देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो ये आपकी कार्यपालिका हो गई। तो इसमें आपके प्रेसिडेंट शामिल हो गए, वाइस प्रेसिडेंट शामिल हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपके शामिल हो गए, और आपकी कैबिनेट शामिल हो गई, या फिर आप कह दें उसको मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। कैबिनेट आपकी शामिल हो गई, ठीक है। मिनिस्टर्स वगैरह, इसमें जो मिनिस्ट्रल पूरी बॉडी होती है वो सब शामिल होते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत अधिकारी वगैरह सब आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि मंत्री जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधित्व, भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग चुनते हैं, वो जानते हैं लोगों के लिए क्या पॉलिसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी को लागू करवाते हैं अधिकारीगण, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका हो गई, प्रशासनिक कार्यपालिका हो गई। विशेषकर हम राजनीतिक कार्यपालिका पर ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसी यही चीज होती है, इसी पर हमारा सारा अध्ययन रहता है। संविधान में बहुत विशेष बात की गई इन पर, और इसी के इर्द गिर्द हमारे सवाल रहते हैं। तो कार्यपालिका का विकास दूसरे क्रम में पढ़ेंगे।
तो इसमें बोला गया है केंद्रीय कार्यपालिका का विकास ऐतिहासिक रूप से दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो अगर इतिहास में देखें तो पहले राजशाही शासन हुआ करता था, आप जानते हैं राजा महाराजा होते थे, और संघीय गणतांत्रिक कार्यपालिका जैसे वर्तमान में हमारे भारत की है। जैसे बाद में संसद का गठन हुआ और फिर एक नियम बने कि बिल आएगा, फिर उसको पारित किया जाएगा बहुमत से, ये सब चीज़ें, और फिर लोग चुनकर भेजेंगे, वो जाएंगे लोगों के लिए कार्य करेंगे। तो ये सब संघीय गणतांत्रिक कार्यपालिका जो भारत में है, ठीक है, भारत है, ब्रिटेन है, वगैरह वगैरह। कार्यपालिका संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, ठीक है, ये मैंने आपसे बताया था, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहीं से एक्चुअली में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसके पहले तो केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इधर से आपको ध्यान रखना है और इसके अनुच्छेद बिल्कुल याद रखने हैं। देखिए जब मैं नोट्स बनाता था तो साइड में लिख भी लेता था, आपको भी थोड़ा बहुत जगह छोड़ देनी चाहिए नोट्स बनाते हुए। 74 क्या है, 75 क्या है, इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है और इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य प्रावधान है। देखिए बस ये शॉर्ट नोट है ताकि नज़र हमारी पड़ती रहे। अब देखते हैं इसको डीपली। 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद से संबंधित बातें बताता है। इसमें 6 महत्वपूर्ण बातें हैं, देखते हैं एक एक करके क्या है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मतलब मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको बताया था राष्ट्रपति को कोई भी सूचना चाहिए तो प्रधानमंत्री से मांगता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का ये दायित्व है, प्रधानमंत्री के दायित्व में ये आता है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 1976 तक क्या स्थिति थी, 1976 फिर 1978 के बाद क्या स्थिति बनी, ठीक है। ये 2 तारीख मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपातकाल के समय की बात है और ये आपातकाल के बाद की जब 44th अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, और ये आपको 42 जब संशोधन हुआ तब की बात है। अभी आगे पढ़ेंगे संशोधनों को भी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह के बारे में फिर से विचार के लिए कह सकता है। ये जो प्रावधान आया ना, ये बाद में जोड़ा गया, ये 44th अमेंडमेंट के बाद। पूरी कहानी समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है ना। ये एरा है इंदिरा गांधी जी का। अब देखते हैं 5वें पॉइंट में का पॉइंट क्या है हमारे पास। राष्ट्रपति फिर से विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। उसी बात को आगे ये पुनर्विचार करेगा। पुनर्विचार के बाद अगर कोई मंत्रिपरिषद पुनः वही सलाह देता है या कोई दूसरी सलाह देता है तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। मतलब मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति पर। अब 6वां पॉइंट क्या है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच न्यायालय से नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। मंत्रियों ने क्या सलाह दी इसकी जांच नहीं की जा सकती। लेकिन आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय में। कोई भी चीज आप न्यायपालिका से परे नहीं रख सकते। तो न्यायपालिका ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लेकिन उन उसकी तो सलाह क्या दी ये जांच तो नहीं करेंगे, लेकिन सलाह किन तथ्यों पर दी गई, सलाह के तथ्य क्या थे, ठीक है ना, इन तथ्यों की हम जांच करेंगे, ठीक है। ये बोल दिया सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा नहीं कि सब छूटा रहेगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट ये शब्द आपको याद रखना है कि मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती। ये सेंटेंस पूछा जाएगा और हम लोग अपना एक आइडिया ले लेंगे कि नहीं ऐसा थोड़े ना होता है और इसको गलत मान लेंगे, लेकिन ये सत्य है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटा सा अपवाद लिखा था, ये एक्चुअली मैंने अखबार में पढ़ा था कहीं, तो मैंने उस समय लिख लिया था जब मैं अपने नोट्स बना रहा था। 356 के तहत जो संवैधानिक असफलता बनते हैं जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है, राज्य जब काम नहीं कर पाते संविधान के अनुसार तो 356 के तहत उन पर कार्रवाई होती है। तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया किसी राज्य पर, इसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड 1.5 साल पहले 2 साल पहले उत्तराखंड पर जब राष्ट्रपति शासन लग रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत बहाल कर दिया था, ठीक है। वो ये दर्शाता है कि न्यायपालिका से कुछ भी अछूता नहीं है, ठीक है।
आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है 75 अनुच्छेद, इसको आप जरा देखें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये वाले, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो पहले आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति करेंगे। तो यानी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा फैक्ट, ये सारे फैक्ट 75 का आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75, मंत्रियों की संख्या, मतलब जो टोटल मंत्री प्रधानमंत्री देंगे वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए लोकसभा के 100 सदस्य हैं, तो प्रधानमंत्री को मिलाकर, छोड़कर नहीं, प्लस शेष 14 मंत्री बना सकते हैं। हाँ, मतलब इतना ही बनेगा। अभी क्यों आया होगा? निश्चित तौर पर मंत्रियों को बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं, फिजूल खर्च हो जाता है, तो अव्यवस्था ना फैले, छोटे छोटे मंत्रालय बहुत ज्यादा ना बांट दी जाए, अनावश्यक बिखराव ना हो, इसलिए ये प्रावधान लाया गया, ठीक है। ये सन 2003 में लाया गया था, 91 संशोधन के द्वारा। ये पढ़ेंगे हम आगे। दल बदल करने वाला सांसद अयोग्य होने पर मंत्री पद को भी धारण नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा। हालांकि अगर सांसद अयोग्य हो ही गया तो वैसे भी किसी पद में कार्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि सांसद ही जब खत्म हो गया तो कैसे मंत्री रह सकता है वहां पर। मंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो हटा दे। हटाना क्या है, मतलब ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री सलाह देंगे, मंत्रिपरिषद सलाह देगी, तो हटा दिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, अब ये शब्द याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये याद रखिएगा। नहीं कहीं आपने पढ़ लिया संसद लिख देते हैं या कहीं पर लिख देते हैं राज्यसभा, ठीक है, तो हमारा ध्यान नहीं जाता छोटे छोटे शब्दों पे, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर यहाँ शब्द आ जाए सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती तो भी सही होगा। मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, अभी मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति जी जो है ना, वो पीएम को भी शपथ दिलाते हैं और अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं, ठीक है। या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दूं तो वो भी दिला सकता है। और यह शपथ तीसरी अनुसूची में दी है, मैंने आपको अनुसूची पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची जो बात करती है वो पैसे के बारे में बातचीत करती है, वेतन भत्ते, और तीसरी अनुसूची बात करती है वो शपथ के बात करती है, शपथ के अनुरूप की बात करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने तक संसद सदस्य नहीं रहता तो उस अवधि के बाद वह मंत्री नहीं बनेगा, ठीक है। अब पहली बात, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, इस वाक्य का ये बात हो, लेकिन उसको 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे फिर वो मनोनीत ही क्यों ना हो, होना जरूरी है, ठीक है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे, मतलब इन्हें बार बार बदलाव नहीं होगा। संसद बैठेगी, एक बार तय कर देगी क्या बनना है, फिर जब दोबारा बैठेगी अगर उस पर कोई बदलाव होना है तो चर्चा होगी और बदला जाएगा। यह दूसरी अनुसूची के अनुसार दी जाएगी। तो पहले तो इससे दो चीजें हैं, वेतन और भत्तों की बात किसमें की गई है? दूसरी अनुसूची में। और इसमें मंत्री भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति सब शामिल हैं वेतन भत्तों के लिए। और 6 महीने तक संसद सदस्य नहीं रहेगा, ये किसमें है, सॉरी, शपथ किसमें दी हुई? तीसरी अनुसूची में। तो वेतन भत्ते सेकेंड अनुसूची और आपकी शपथ जो है थर्ड अनुसूची में दी हुई, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंत्रिपरिषद की संरचना, अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 74 और 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बात करते हैं मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। हालांकि जो मंत्रिमंडल है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद में से कुछ चुनिंदा लोग ही चुन लिए जाते हैं बड़े बड़े मंत्रालय के, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, राजस्व मंत्रालय हो गया, या और मंत्रालय हो गए जो बड़े बड़े हैं, तो उनमें मिलाकर एक छोटी सी संरचना बनाई जाती है, उसको कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल, ठीक है। वो मंत्रिपरिषद
से छोटी होगी, ठीक है। बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं, डिपेंड करता है। संविधान मंत्रिपरिषद की संरचना में राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करता। पहली बात तो समझ लीजिए, राजनीतिक चीज नहीं होती इसमें। किंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति में मंत्री की नियुक्ति में व मंत्रिपरिषद की संरचना में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका है। अब ये एक समझाने की बात मैंने लिख दी, क्योंकि चुनाव होते हैं तो चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। फिर जब एक बार ये शपथ ले लेते हैं तो वो संवैधानिक पद हो जाते हैं, ठीक। ऐसी ही बात यहाँ पर आपके ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी है यही परंपरा। क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी या बहुमत जिसने प्राप्त किया हो, उसी का व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा। तो ये सब चीजें चुनाव के पहले की है, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टी चुनाव तक रहती है, फिर जब उसको पद मिल जाते हैं तो वही फिर हमारे संवैधानिक पदों पे शामिल हो जाती है। आगे चलते हैं। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से काम करता है। ये मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति कौन सी है। जब किसी बहुमत ना मिले किसी दल को, ठीक है, ये हो जाए, या प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और अचानक किसी को चयन करना है, तो उस समय स्वविवेक राष्ट्रपति ले सकते हैं। ये पहले चर्चा हो चुकी है। मंत्रिपरिषद की अवधि, मंत्रिपरिषद की जो अवधि होती है वो तब तक रहती है जब तक लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा में जब तक उनका विश्वास मत रहेगा, मतलब उनके पास बहुमत रहेगा। विश्वास मत का मतलब क्या होता है? विश्वास मत का मतलब होता है लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, आधे से +1, ठीक है, 50% +1 लोगों का उसको विश्वास मत मिलेगा, तो वो मंत्रिपरिषद कार्यरत रहेगी, ठीक है। इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष बाद क्योंकि चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के पहले भी टूट सकती है। अगर विश्वास मत नहीं मिला तो पार्टी का विघटन हो जाएगा, सरकार भी टूट जाएगी। आपातकाल के समय थोड़ा सा ये कार्यकाल बढ़ जाता है, तो मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन सामान्य स्थिति में 5 वर्ष होती है। मंत्रिपरिषद की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि संविधान में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये कंडीशन हमेशा नहीं रहेगी कि 5 साल। एक सामान्य बात है कि समानता 5 वर्ष होती है, इससे अधिक भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, मतलब दोनों सेंटेंस सही है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक मंत्रिपरिषद हमेशा होगी, वह लोकसभा के विघटन के बाद भी बनी रह सकती है। तो ये सेंटेंस भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभार बड़े बड़े सेंटेंस में पूछ लेता है, सवालों में पूछ लेता है सेंटेंस वाले में। लोकसभा के विघटन के बाद भी क्या मंत्रिपरिषद रह सकती है? तो यस, रह सकती है, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो संविधान की व्याख्या करते हैं, तो उन्होंने बताया। अब मंत्रिपरिषद की संरचना थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं हमारे यहाँ। कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी मंत्रालय, ठीक है। तो ये जो बड़े मंत्रालय होते हैं, तो इनके जो मंत्री होते हैं जनरली कैबिनेट में उनको जगह दिया जाता है, इसलिए वो कैबिनेट के मंत्री कहलाते हैं, जिसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं हिंदी में। और जैसे गृह मंत्रालय बहुत बड़ा होता तो इसकी सहायता के लिए एक मंत्री और होता तो वो राज्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब जो छोटे छोटे हैं वो राज्य मंत्री हो जाते हैं। छोटे छोटे जो विभाग है, मान लीजिए जैसे छोटा सा विभाग, कोई भी खाद्य रसद, मान लीजिए खाद्य रसद के, तो ये मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, मतलब इन पे कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं होगा, ठीक है। मंत्री के साथ अगर एक मंत्री महत्वपूर्ण हो गए, जैसे मान लीजिए अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक है, अमित शाह की सलाह मदद के लिए और मंत्री हो गए, तो वो हो गए राज्य मंत्री, ठीक है। लेकिन खाद्य रसद मान लीजिए छोटा विभाग है, इस पे कोई मंत्री हुए, तो इसकी सहायता के लिए कोई और मंत्री की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विभाग छोटा है, तो ये स्वतंत्र प्रभार कहलाएंगे। ये वाले जो मंत्री होंगे वो स्वतंत्र प्रभार, मतलब इनको स्वतंत्रता के साथ प्रभार दिया गया है, इनके ऊपर कोई दूसरा मंत्री नहीं है जो इनको देख रहा है। इस समय कैबिनेट कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की संख्या 26 है। ये थोड़ा सा पुराना डाटा जब मैंने लिखा था, इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट कर लीजिएगा, जब पेपर की तैयारी करें तब देख लेना चाहिए ऐसे जो फैक्ट होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल, जिसको मैंने आपको बताया, इसको इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, के सदस्य होते हैं।
और अपने अपने विभागों मंत्रालयों के स्वतंत्र निर्णयकर्ता भी होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, अपने मंत्रालय को स्वयं निर्णयकर्ता होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार लगा हुआ, मतलब स्वतंत्र रूप से इनको प्रभार दिया गया है। और वो सीधे जो है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कौन देगा? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कौन देते हैं? एक तो कैबिनेट वाले देते हैं, जितने कैबिनेट के सदस्य होते हैं, प्लस जो मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, वो देते हैं। राज्य मंत्री नहीं देते, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केवल देते हैं। ये दोनों लोग पीएम को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत काम करते हैं और अपने कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राज्य मंत्री किसको रिपोर्ट करते हैं? अपने कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको करते हैं? वो सीधा पीएम को करते हैं। आगे चलते हैं, मंत्रिमंडलीय समिति। तो भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत बहुत सारे देखिए काम होते हैं, तो हर काम संसद में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर मंत्रिमंडलीय समितियां बनाई गई, ताकि समय समय पर जो चीजें लानी है इम्पोर्टेंट, वो उनको देखा जा सके, उस पर काम किया जाए। ठीक है, तो मंत्रिमंडलीय समिति जो है मंत्रियों में से ही बनाई जाती है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की भी मंत्रिमंडलीय समितियां काम करती हैं। वर्तमान में 4 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक, जिसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इनकी बात भी की गई है और उसके बाद इनकी चर्चा है, लेकिन कैसे बनेंगे इनको अलग से बनाया गया है रूल्स ऑफ बिजनेस में। ये स्थायी प्रकृति की होती है, तदर्थ प्रकृति की होती है। स्थायी प्रकृति मतलब ऐसी कमिटियां जो बनी हुई हैं, लगातार रहती हैं। तदर्थ मतलब जो विशेष काम के लिए बनाई जाए, मतलब मान लीजिए कहीं जांच होनी तब बनाई गई, रेलवे की जांच होनी तो रेलवे स्तर की बना दी गई और फिर काम किया गया। तो आगे चलते हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित नियुक्ति संबंधी समिति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो नियुक्तियां करते हैं वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ही करती है। आवास संबंधी, आवास आवंटन, आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक संबंधी जो कार्य होते हैं उससे संबंधित जो समिति होती है, और संसदीय कार्य वाली इंपॉर्टेंट समिति होती है। इसको मैंने थोड़ा सा देखिए शॉर्ट नोट्स लिख लिया था यहाँ पर। सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है। केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं सदस्य। ठीक है, और प्रमुखता प्राय प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कमेटियों के वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी होते हैं सदस्य। ठीक है, आगे जब इस पर विस्तार से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा सा समझेंगे वहीं पर। सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसका क्या मतलब हुआ? सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब पूरा जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, वो सामूहिक रूप से, मतलब सब पूरा सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायित्व। और प्रत्येक मंत्री का अपना क्या उत्तरदायित्व है, ये पूरी बात इसमें की गई है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात किसमें की गई? 75(3) में। इस सिद्धांत के अनुसार एक मंत्री का निर्णय पूरे मंत्रिपरिषद का कार्य व निर्णय है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा, सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए। किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जब भी लाया जाएगा तो पूरे मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आपको समझना चाहिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद क्यों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो पूरी मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाएगा। ठीक है, एक कथन और कारण वाले सेंटेंस में इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? ये 75(2) में बताया गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को भी व्यक्त करता है, किंतु किसी एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं हटाया जा सकता। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इससे कमजोर हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि एक मंत्री मान लो खराब काम कर रहा है तो केवल उसको नहीं हटा सकते, उसके प्रति अविश्वास लिया। ठीक है ना, लाना सबके प्रति पड़ेगा। जनरली थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा ही लिखा हुआ है, आपको बस ये देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक मंत्रिपरिषद के लिए ही लाया जा सकता है और किसी के लिए नहीं। ये मैंने फैक्ट इनमें से निकाले जो अपने पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री भी होते हैं, और बड़े बड़े विभाग होते हैं ना, उसमें उप मंत्री भी बनाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 74(a), राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मान लो जो उसको सलाह दी गई, राष्ट्रपति जी को कहा कि नहीं, इस पे एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है। और जब पुनर्विचार के बाद सलाह आ गई तो वो फिर उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये 1978 में जो संशोधन हुआ उसमें ये बोला गया। हुआ क्या था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, आपातकाल लगा दिया देश में, तो किसी से पूछा नहीं, मंत्रिपरिषद, और लोग कह दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी ने लगा दिया है आपातकाल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं रियलिटी में। उस समय उनका बहुत पावरफुल था, पावरफुल लेडी थी उस समय, तो किसी ने उनका मतलब काट नहीं किया। तो ये उसी से उभर के आया कि आपातकाल जल्दबाजी में लगा दिया गया, किसी से बात नहीं की गई। तो इसी चीज को सुधारा गया, सीधा संविधान में लिख दिया गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर कार्य करेगा, तो मतलब राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार की बात भी कर सकते हैं और एक तरीके से मंत्रिपरिषद की सलाह भी उनके लिए उपयोगी रहेगी। तो दोनों बातें इसमें हो गई। और ये जो बात की गई थी ना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ये 42 से अमेंडमेंट में किया गया था 1976 में। अब 74(2) में बात करते हैं। इसमें क्या मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी, लेकिन किन आधारों पर ऐसी सलाह दी गई, उन आधारों और तथ्यों की जांच की जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, मैंने अभी आपसे बात की ऊपर। और एक 75(1)(a) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों कुल संख्या जो है ना 15% से अधिक नहीं होगी। ये कब किया गया, 91 संशोधन 2003। ये याद रखिएगा 91 में क्या बात है, यही फैक्ट सीधा सीधा पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या है। 15 अगस्त 1947 में केंद्र में जो मंत्रालयों की संख्या थी वो 18 थी, वर्तमान में जो है 51 है। और पेपर जाते समय इन सब फैक्ट देख लेने चाहिए क्योंकि चेंज हो जाते हैं। 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत किसमें कहा गया, 75(2) डायरेक्ट पूछा जाता है मिलान के लिए, इसलिए मैंने इतना अलग लिखकर बताया ये आपको। 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, बताया 75(3) में दिया हुआ है ये। अब इम्पोर्टेंट संशोधन जो हुए मंत्रिपरिषद संबंधित वो देख लीजिए। 42, ठीक है ना, 1976 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे पहली बार। जो 44वां संशोधन हुआ 1978 में, वो क्या बोलता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर तो कार्य करेंगे, लेकिन पुनर्विचार एक बार कह सकते हैं, पुनर्विचार कर लीजिए इस सलाह पर। लेकिन पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह आती है तो फिर उनको राष्ट्रपति जी को वही काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 2003 का संशोधन क्या कहता है, प्रधानमंत्री समेत कुल 15% से अधिक नहीं होगी संख्या, किसके, लोकसभा सदस्यों के। यहाँ ध्यान रखिएगा लोकसभा लिखा हुआ है, नहीं आप संसद से कंफ्यूज है, यहाँ पे डाल देगा क्वेश्चन में कि संसद के कुल सदस्यों के 15% से आगे। बस आदमी ने पढ़ा नहीं और टिक लगा के चलाएगा, फिर कहता है बहुत बढ़िया हुआ। अब देखिए सवाल को देख लेते हैं जल्दी से, आप समझ में आ जाएगा किस सवाल के, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये पीसीएस वाले ही सवाल हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक। तो पहला तो सही हो गया, तो मतलब चारों में सही है, कोई बात नहीं। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तो संवैधानिक बाध्यता ये तभी तो होती है, ठीक है। तो 1 और 2 होना सही है, तो ये गलत हो जाएगा। 75(3) के अनुसार, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर पढ़ाया 75(3), ये देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है 75(3), यानी संविधान में भी ये लिखा हुआ है, तीसरा भी सही हो जाएगा। 74(3), अब देखिए 1, 2, 3 तो सही होगा, ये या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। 74(3) ये तो हमारे संविधान में ही नहीं है, 74(2) तक है, ठीक है। इसलिए ऊपर 74(1) और 2 पढ़ाया था शायद मैंने, 1, 2, 3 नहीं पढ़ाया ना 4 पढ़ाया, ठीक है। और
इस पे बहुत ज़्यादा करने गैस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आपको आता है तो बी या डी में आप कोई एक टिक कर सकते हैं, 50% रूल लग जाएगा, ठीक है? बहुत इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं सब चीज़ पढ़ी ही हो। आगे देखते हैं, संविधान के नियम के प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको पद से कौन हटा सकता है, ठीक है? तो किसके तहत हट सकते हैं वो? आपको मैंने बताया प्रसाद पर्यंत काम करते हैं मंत्री, 75, ठीक है? 74 हम लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा दोनों में ना, तो हम 74 लगा देंगे मंत्रिपरिषद देखकर, लेकिन प्रसाद पर्यंत और नियुक्ति की बात जो है 75 करता है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 75 में दिया हुआ ना, और उसके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। समझ लीजिए, ये देखिए 75(2) में क्या लिखा हुआ है, ये जो है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। तो बड़ा बारीक सा सवाल मैंने इसलिए रखा था कि आप समझ लें, 74 75 में कंफ्यूजन ना हो। 75 क्या कहता है, 74 क्या कहता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर। हालांकि सदस्य तो किसी भी संसद के सदस्य हो सकते हैं, दोनों सदनों के किसी भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना? राज्यसभा से चुनकर आए या लोकसभा से आए, वो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव से लड़कर वो लोकसभा में जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसको आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। ऐसे तो ये सही है ना? क्योंकि देखिए, को मंत्री कोई भी बन सकता है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसको 6 माह के अंतर्गत सदस्यता ले लेनी चाहिए सदन में से किसी भी सदस्य, किस मतलब दोनों सदनों में से कहीं से भी। तो अ, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, प्रधान लगा हुआ है आगे, सारे मंत्रियों का प्रधान, तो ये भी रूल उस पर लागू होता है, ठीक है? अब इसमें देखो दिया हुआ है, इस ये गलत क्यों हो जाता है सेकंड वाला सेंटेंस, 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तो आमतौर पर लोकसभा के ही होते हैं, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, तब प्रधानमंत्री बने थे। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ये तो नियुक्ति के समय ये बात भी सही है, लेकिन हम 6 माह तक समय भी तो दे सकते हैं, तो ये ज्यादा सही है सापेक्ष रूप से। आवश्यक रूप से लोकसभा सदस्य, ये तो गलत ही हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है? थोड़ा सा टफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बिल्कुल क्लियर कट है। ये देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वो केंद्रीय मंत्री रह सकता, कब तक? 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से सदन का सदस्य नहीं तो कब तक रह सकता है? 6 माह बाद उसको हटाया जाएगा, सदन अगर सदस्य नहीं बन पाता है तो। और यहाँ देखिए, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो रहना चाहिए। देखो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लोकप्रिय सदन को ही हम लोकसभा भी बोलते हैं, क्योंकि हम सब चुनकर भेजते हैं ना यहाँ पर। सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, ये गलत है, ठीक है ना? निम्न सदन केवल लोक निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा। तो जो मंत्री चुने जाते हैं सभी लोकसभा को, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अरुण जेटली थे, वो हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, वित्त मंत्री थे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? वो देखो, प्रधानमंत्री जो है ना, वो लोकसभा के प्रति हमारे जवाबदेह है। वो मंत्रिपरिषद को, क्योंकि मंत्रिपरिषद को जो प्रेजेंट करता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो किसको जवाब देना पड़ेगा? उसको लोकसभा को देना पड़ेगा, ठीक? तो ये सब चीजें आप समझ लीजिए। ये एक बेसिक से सवाल है जिसमें आपको कुछ फैक्ट याद होना चाहिए, 6 माह वाला, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, ये सब थोड़ा सा याद रहेगा तो आप सारे सवाल कवर कर लेंगे आसानी से पॉलिटी में। तो यही था मंत्रिपरिषद पर, ठीक है?
तो आगे पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार। और सॉरी कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था चुनाव के यहाँ पर। चुनाव में क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे लोगों को मैनेज करना होता है, कभी चर्चा करेंगे इस पर भी, है ना? समय मिलने पर। ओके, गुड नाइट।